हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है। उसके बाद बताता हूं कि देखिएगा, हमने अब जो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल है इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आपको करंट अफेयर ढूंढनी है, टॉप करंट अफेयर पढ़नी है, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान या किसी भी वीडियोस को देखना है, नोट्स को चाहिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आज की यानी कि 30 दिसंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया। तो ठोस ईंधन का रॉकेट इंजन है जिसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही रहेगा। तो अब स्काई रूट एयरोस्पेस ने अब ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके बारे में और जानकारियां हम पढ़ते हैं, जैसे कि यह भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एयरोस्पेस। अब जो ये रॉकेट इंजन है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कलाम 5 नामक ये रॉकेट इंजन है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि जो कलाम 5 जो है ये ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजनों की एक श्रृंखला है जिसमें कि 5 KN से लेकर के 1000 KN लगभग 100 TN तक थ्रस्ट है। इसमें थ्रस्ट इतनी शामिल करी जाती है। इस प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग जो है वो विक्रम 1 रॉकेट के लिए किया जाएगा और विक्रम 1 रॉकेट की अगर हम बात करें तो ये दिसंबर 2021 यानी कि अगले वर्ष दिसंबर में इसरो की मदद से लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये सारी जानकारियां थी इस प्रश्न के लिए, लेकिन स्काई रूट एयरोस्पेस ने ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कुछ बातें स्काई रूट एयरोस्पेस के बारे में करते हैं, जैसे कि हम बात करें स्काई रूट एयरोस्पेस की कि इसके संस्थापक कौन है और सीईओ कौन है। तो इसके संस्थापक और सीईओ है पवन कुमार चंदना। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 12 जून 2018 में इसकी स्थापना करी गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इस प्रकार से स्काई रूट एयरोस्पेस के बारे में पूरी जानकारी हमें मिली है। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की सीरीज को हम पढ़ते रहेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न के। दूसरा प्रश्न, भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना के बीच में पासेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया। तो पहली बात तो ये कि अब जो पासेक्स नौसेना अभ्यास है इसका आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया। तो बात करते हैं पहले तो भारतीय नौसेना और दूसरी है वियतनामी नौसेना के बीच। अब बात दूसरा प्रश्न यहां से ये आता है कि ये 2 दिवसीय अभ्यास था और 2 दिवसीय अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है दक्षिण चीन सागर, यानी कि जो ऑप्शन ए में लिखा है दक्षिण चीन सागर, यहां पर भारतीय और वियतनामी नौसेना के बीच में पासेक्स नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भारतीय नौसेना जहाज जो INS किल्टन है इसने भी इस नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया है। अब यहां से देखिए, INS किल्टन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वियतनाम में 15 टन राहत सामग्री, खाद्य सामग्री लेकर के वियतनाम कौन सा जहाज गया था, यह गया था INS किल्टन। क्यों? क्योंकि वियतनाम देश में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ की राहत सामग्री लेकर के भारतीय नौसेना जहाज जो कि भारत देश ने वियतनाम को भेंट स्वरूप 15 टन राहत सामग्री भेजी थी। तो यह बात मैं आपको 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं कि ये जो 2 दिवसीय पासेक्स नौसेना अभ्यास है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। द्विपक्षीय कौन कौन सा? पहला भारतीय और दूसरा वियतनामी। तो भारतीय और वियतनामी जो द्विपक्षीय समुद्री सहयोग है इसको बढ़ावा देना ही इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। तो कुछ बातें वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, ये वियतनाम लिखा है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुक।
गुयेन जुआन फुक जो हैं वे वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। और वियतनाम की राजधानी कहां है? हनोई में। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी दोंग। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न के साथ साथ में वियतनाम से भी पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, डिकेड मतलब 10 वर्षों के लिए, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब किसे दिया गया है? तो ये खिताब जो है आईसीसी द्वारा ये खिताब दिया गया है एमएस धोनी को, भारतीय पूर्व क्रिकेट कैप्टन एमएस धोनी को, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। तो आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब दिया है। अब कुछ और भी खिताब दिए गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्यों दिया गया है, क्योंकि वर्ष 2011 में नोटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने का निर्णय लिया था एमएस धोनी ने, और इसी निर्णय को देखते हुए आईसीसी ने उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा है। बात कर लेते हैं कि उस टेस्ट की अगर बात करें तो भारतीय टीम उस टेस्ट में पिछड़ रही थी, और ऐसा होने के बाद भी धोनी ने उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित किया था। बस यही टेस्ट की स्पिरिट देखते हुए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। और ये जो घटना है, इस घटना के कारण ही महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2011 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड भी दिया गया था। अब उन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड यानी कि 2011 से 2020 इन 10 वर्षों का खिताब भी दिया है। बात करते हैं कुछ और पुरस्कारों की तरफ। तो बात करिए, देखिएगा साथ ही अफगानिस्तान के स्पिनर जो कि राशिद खान है, उन्हें टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया। उसके साथ ही भारतीय क्रिकेट कैप्टन वर्तमान में विराट कोहली को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड के साथ साथ सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार भी दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर महिला एलिस पेरी ने महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब भी जीता है। तो ये सारे खिताब थे, कुछ प्रमुख खिताब जो कि आईसीसी द्वारा दिए गए हैं पिछले 10 वर्षों को ध्यान में रखते हुए। तो उन सभी के बारे में मैंने आप सभी से बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण दिल्ली नगर निगम एसडीएमसी ने अपना पहला खिलौना बैंक खोला है। तो ये कहां पर खोला है? अब एसडीएमसी यानी कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अपना जो पहला खिलौना बैंक खोला है, ये खोला है नजफगढ़ में। नजफगढ़ जो है दिल्ली के बिल्कुल समीप है, और यहीं पर एसडीएमसी ने अपना पहला खिलौना बैंक खोला है। बात करते हैं इसके बारे में और भी, जैसे कि इस तरह का यह पहला खिलौना बैंक है जो किनके लिए शुरू किया गया है। तो जो बच्चे खिलौना खरीदने में अक्षम है, उन सभी बच्चों के लिए यह खिलौना बैंक खोला गया है कि वे बच्चे आ सकते हैं, यहां खिलौनों से खेल सकते हैं, और अगर चाहे तो इन खिलौनों को अपने घर भी ले जा सकते हैं। इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखते हुए खोला गया। अब स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो जो पुराने खिलौने हो जाते हैं घरों में, उनको फेंकने की बजाय अब उन्हें इस खिलौना बैंक में दान कर सकते हैं ताकि दूसरों के बच्चे भी इन खिलौनों से खेल सके। इसी उद्देश्य के साथ में ये खिलौना बैंक स्थापित किया गया है। अब यहां पर हमने पढ़ा है एसडीएमसी अर्थात साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। एक प्रश्न और भी आता है यहां से कि एसडीएमसी यानी कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर कौन है? तो कुछ दिन पहले ही उनकी नियुक्ति की है, उस समय मैंने बताया था, अभी बता देता हूं। अनामिका मिथिलेश सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से है, वे अब एसडीएमसी की मेयर है। देखिएगा इसी प्रकार से मैं आप लोगों को प्रश्न बताता हूं, हर एक प्रश्न का अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आती है ना, तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका जो है, ये भारत में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्हीं के द्वारा अब ये नया या पहला स्वदेशी निमोनिया टीका
लॉन्च किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और जानकारियां कि इस टीके को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बीएमजीएफ के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो यह बता चुका हूं कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये बीएमजीएफ के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। जुलाई 2020 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा इसे लाइसेंस भी दिया जा चुका है। बात कर लेते हैं अब हम अगले प्रश्न, इसी प्रश्न से थोड़ी सी जानकारियों की तरफ, क्योंकि हमने बीएमजीएफ के बारे में नहीं पढ़ा है, तो बीएमजीएफ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी जानकारियां। देखिएगा, बीएमजीएफ की फुल फॉर्म क्या है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 2000 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स जो है उन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी, इसीलिए इसका नाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। इसके वर्तमान में मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन अमेरिका में, और सीईओ कौन है, मार्क सुजमान। मार्क सुजमान जो है वे बीएमजीएफ के वर्तमान में सीईओ हैं। सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये सारी जानकारियां मैंने आप सभी को इस प्रश्न से दी है। उसके बाद अगला प्रश्न कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया। पहले हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं अरुण जेटली, अभी उनका निधन हो चुका है। पिछले वर्ष मैं बता चुका था ये सब बातें कि अब उनकी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इसका अनावरण जो है वो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका अनावरण किया गया। कहां पर अनावरण किया गया, तो अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। बात कर लेते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 6 फुट ऊंचाई है इसकी, या लंबाई कहिएगा। उसके बाद हम थोड़ी बातें पढ़ते हैं अरुण जेटली स्टेडियम के बारे में। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो था, उसी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, अरुण जेटली स्टेडियम, और इसकी मुख्य रूप से स्थापना हुई थी 1882 में। तो ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न से लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है कि आरएस उपग्रह याओगन 33 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। अब एक आरएस उपग्रह याओगन 33 जो है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये उपग्रह जो है ये चीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी पे जो लिखा है चीन के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं थोड़ी और जानकारियां, जैसे कि यह नया रिमोट सेंसरिंग उपग्रह है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, इसे उत्तर पश्चिमी चीन के जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ में लॉन्च किया गया। तो बहुत बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट श्रृंखला का 357वां उड़ान मिशन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि ये कौन सा उड़ान मिशन है, 357वां 357 ये उड़ान मिशन है। ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि पहला राइस एटीएम स्थापित करने की घोषणा करी गई है, ठीक है, लेकिन ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो पहला राइस एटीएम जो है ये जिसकी स्थापित करने की घोषणा करी गई है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसे स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं, जैसे कि ये किस परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा, तो यह पायलट परियोजना अन्न पूर्ति का एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह मुख्य रूप से चावल वितरण मशीन है, और कर्नाटक के तो बेंगलुरु में यह घोषणा कर दी गई, लेकिन कर्नाटक के पश्चात इसे उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में भी स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से मुख्य 5 राज्यों में ये राइस एटीएम यानी कि चावल वितरण मशीन जो है ये स्थापित करने की घोषणा करी गई है। उसके बाद बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ
प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आता है कि तमिलनाडु के 38वें जिले का उद्घाटन कहां पर किया गया। इस 38वें जिले का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम क्या है। देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा अलग है कि तमिलनाडु के 38वें जिले का जहां उद्घाटन किया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मयिलादुथुरई। मयिलादुथुरई यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। लेकिन जो दूसरे नंबर पर लिखा है नागपट्टिनम, नागपट्टिनम से अलग करके अब 38वां जिला तमिलनाडु का बना है मयिलादुथुरई। मयिलादुथुरई 38वां जिला बना है। उसके बाद कि इसे नागपट्टिनम जिले से अलग किया गया मैं बता चुका हूं। और इस जिले में 4 तालुके शामिल है। कौन कौन से हैं? पहला तो है सिरकाजी, दूसरा है तरंगबंदी, तीसरा है कुथलम और चौथा है मयिलादुथुरई। अगर बात कर ले कि इस जिले की कुल आबादी कितनी है तो 9.01 लाख, 9.01 लाख इसकी कुल आबादी है। इसके बाद में आप सभी के लिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा गो हत्या के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने की गो हत्या के खिलाफ विधेयक पारित कर दिया। तो अब यह है कर्नाटक। इससे पहले उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में हम तो हाल ही की बात कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में मैं आपको तुरंत की बात बताता हूं। तो अभी कर्नाटक में है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है। ये सारी जानकारियां थी, लेकिन इस प्रश्न की जानकारियां थोड़ी बाकी है। जैसे कि इस विधेयक का पूरा नाम क्या है। इस विधेयक का पूरा नाम है कर्नाटक पशुवध संरक्षण और मवेशी संरक्षण अधिनियम 2020। इस अपराध के लिए कुछ सजा का भी प्रावधान किया गया है, जो अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। इस प्रकार से गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक भी आता है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे बताई है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़िएगा और ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, ताकि आपको इन सभी नोट्स की वीडियोस भी मिलती रहे, पीडीएफ भी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।